नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड की सलामी। आपको बता दें, सीएम धामी इस दौरान कई घोषणाएं भी की, जैसे पुलिस कार्मिक एवं एसडीआरएफ की तर्ज पर 9000 से अधिक फीट ऊंचाई पर सेवा देने पर होमगार्ड सैनिकों को 200 रुपए प्रति दिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद एसडीआरएफ के साथ काम करने वाले होमगार्ड जवान को प्रतिदिन 100 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भले ही प्रतिवर्ष किया जाएगा और इसी के साथ 60 साल पूर्ण करने वाले होमगार्ड कल्याण फोर्स भी दी जाने वाली राशि 50,000 रुपए की जाएगी। मैं सबसे पहले तो आज होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी होमगार्ड्स के सभी जवानों को, सभी अधिकारियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग क्योंकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहां भी हमको उनकी जरूरत होती है वहां पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊं तो जहां कम होते हैं वहां हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है। और वहीं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुने जाने और पुरस्कृत करने के लिए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों को भी मत्स्य पालन के सरकार के उद्देश्य को धरातल पर उतारने को लेकर उनके कार्यों की सराहना की है। सरकार जो कमेटी थी एनएफडीबी की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरीज के काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पर उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी निकाय चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूर्ण होने का दावा किया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और सरकार की अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। चुनाव को लेकर मामला कोर्ट में भी है और जैसे ही कोर्ट से इस विषय को लेकर हरी झंडी मिलेगी वैसे ही सरकार चुनाव कराती हुई नजर आएगी। देखिए, सरकार लगातार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और माननीय उच्च न्यायालय में भी केस पेंडिंग है। उच्च न्यायालय ने भी अपने कुछ ऑर्डर्स उसमें पास किए हैं। हमारी सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम निकाय चुनाव में सरकार जाएगी। ये हमारी जमीन है, ऋषिकेश में वो स्कीम है, वो 40,000 रुपए वो देते हैं। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अनीस गौड़ का नगर पालिका मंगलौर का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया और प्रभारी नियुक्त करने की खुशी में मंगलौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनीस गौड़ का स्वागत किया है। और इस मौके पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर हसन अंसारी ने कहा कि बीजेपी पार्टी दिन रात जनता की सेवा में जुटी हुई है। दिन, साल के 365 दिन 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के बीच में रहती है। लेकिन क्योंकि अब निकाय चुनाव होने हैं, उसी के मद्देनजर पार्टी ने सबसे पहले अपनी निकायों में प्रभारी तय कर दिए हैं। और हमारे भाई अनीस गौड़ जी जो प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चे में महामंत्री भी हैं और बहुत ही कर्मठ है और इस इलाके की मैं कहता हूं कि नब्ज को जानते हैं। मंगलौर विधानसभा की बात है, जैसा आपने कहा कि हाजी और काजी, पिछले आपने चुनाव में देखा होगा, उपचुनाव में, कि वो जो मिथक था उस मिथक को यहाँ की जनता ने तोड़ने का काम किया। कुछ कमियां रही हैं,
कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। जो कमियां रही हैं इस बार निकाय चुनाव में वो कमियां नहीं रहेंगी और हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता बड़ी मेहनत के साथ काम करता है और मैं अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन और अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल ने नेशनल पार्टीज पर करोड़ों रुपए खर्च का चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। वहीं यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव में धन की पावर का इस्तेमाल करती हैं और उनका मानना है कि इससे उनकी पार्टी को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि वे इस मौके पर इस स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो उनका मुकाबला हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता तो यूकेडी को चाहती है, मगर जनता कुछ वही जो एक धन बल का जो प्रयोग होता है उसमें करिश्मा करते हैं और क्षेत्रीय पार्टी के खिलाफ जो जहर उगलते हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। उधम सिंह नगर में एक चोर ने मोबाइल की दुकान के दीवार में सिंध लगाकर लाखों के मोबाइल चोरी कर ली है। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। चोरी के दौरान चोर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। आपको बताते चले कि रात 9:30 बजे दुकानदार दुकान बंद करके घर चला गया था और इसके बाद अब अगली सुबह मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी पहुंचे तो उन्होंने दुकान के अंदर सामान बिखरा देखा और दुकान के मालिक को सूचित किया। दुकान मालिक इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान के मालिक से संबंधित मामले में जानकारी ली है और वही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मंत्रा मोबाइल की शॉप है हमारे बाजार में। यहाँ पर एक चोरी की घटना सामने आई है, जहाँ पर छत के रास्ते से कुछ लोगों ने तोड़कर अंदर प्रवेश किया और उसके बाद मोबाइल की चोरी की गई है। जो अभी अनुमानित है, जितना पता चला है उसके हिसाब से करीब 10 से 12 डेमो मोबाइल और 3 ब्रांड न्यू आईफोन्स की चोरी हुई है। लेकिन अभी एग्जैक्टली कितना सामान यहाँ से गया है वो अभी पता कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी टीमें यहाँ पे जुट चुकी हैं कैमरा देखने में और किस तरह से यहाँ पर चोरी की गई है, किस तरह से प्रवेश किया गया। उसी के साथ साथ फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है उसका एक फोरेंसिक एनालिसिस कराने के लिए। और सड़क सुरक्षा को लेकर देहरादून पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि पुलिस यूथ और स्टूडेंट्स को यातायात के नियमों को समझा रही है। हाल ही में दून पुलिस ने पाठशालाओं में जाकर यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया, जिसमें छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में भी बताया गया और इस अभियान के बारे में एसएसपी देहरादून ने विस्तार से बताया। हाँ देखिए, विगत दिनों कुछ चीजें देखने में आई, जिस तरह के दर्दनाक कुछ हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि यूथ जो हमारा है, जो यंग स्टेज के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी हुए और मृत्यु भी हुई। उसको देखते हुए जैसे हमारी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तो हमने बढ़ाई है, खासकर ओवर स्पीड ड्रंकन ड्राइविंग, लेकिन जिस तरह के एक्सीडेंट देखने को मिलता है या वायोलेशन अभी भी यूथ में खासकर ज्यादा देखने को मिलता है, इसके लिए एक मुहिम के तहत एक बार का अभी हमने एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके क्या रिजल्ट आते हैं, जिसमें जहां भी चालान अगर कोई यंग बच्चों का किया जा रहा है, स्टूडेंट्स का किया जा रहा है, तो उनके पेरेंट्स से बात जरूर की जाए, उनको भी अवगत कराया जाए कि उनका बच्चा यहाँ ओवर स्पीड करते हुए पकड़ा गया, उसका चालान किया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। And I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है
और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहां आए दिन होने वाले नेताओं के विवाद होते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के झिमार बाजार स्थित गोदाम में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद रही है। एसडीएम की मौजूदगी में गोदाम खोला गया, जहां तून की लकड़ियां मिली हैं। नारायण सिंह रावत का कहना है कि लकड़ियां कुछ माह पुरानी हैं और इस पर वन विभाग की टीम कुल लकड़ियों की नापजोख कर रही है। तो वहीं एसडीएम सल्ट संजय कुमार ने बताया कि झिमार गोदाम में अवैध लकड़ी की सूचना प्राप्त हुई थी। झिमार गांव में जो है एक गोडाउन पे जो है कुछ अवैध तौर पे जो है लकड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में प्राप्त सूचना के क्रम में राजस्व, पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पे गई। मौके पे जांच के दौरान पाया गया कि 257 जो है 257 ये बल्लियां एवं 47 तख्ते मौके पे पाए गए थे, जिसे फॉरेस्ट की टीम द्वारा जो है परीक्षण किया जा रहा है। उनके नापजोख की कार्रवाई वगैरह मौके में कर ली गई है और तदुपरांत जो है कोई अभिगमन पास उसका नहीं होना पाया गया है वर्तमान में। अब जो भी वैधानिक कार्रवाई है फॉरेस्ट के द्वारा की जा रही है। नहीं रखा कि साहब ये बिल्कुल बैन करके रख दो और ये कर दो। और वहीं 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों को एक हफ्ते के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिया। और खास बात यह है कि दुनिया भर से प्रवासी उत्तराखंडी इस सम्मेलन में शिरकत करने उत्तराखंड पहुंचेंगे और ऐसे में राज्य सरकार हर तरह की तैयारी को पूरा करने में जुटी हुई है। दरअसल मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। तो देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब उत्तराखंडी सम्मेलन की देखिए आयोजन की जाएगी और जहां पर तमाम लोग यहां पर शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके लिए तमाम दिशा निर्देश दिया है और देखिए इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है, जिसकी खुद अध्यक्षता कर रही हैं राधा रतूड़ी, जहां पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव भी देखिए यहां पर इनकी अध्यक्षता में बैठकें की गई, जहां पर उत्तराखंडी सम्मेलन के आयोजन को लेकर तमाम बातों की चर्चा की गई और इसी के साथ साथ कई तरह के दिशा निर्देश उन्होंने देते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन है जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। और खटीमा के नारायण नगर में अधिकारियों के दिशा निर्देश पर 57 बटालियन और एसएसबी के उप कमांडेंट अनुराग के नेतृत्व में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया, जिसमें नशा मुक्ति अभियान, मेडिकल शिविर, एक्शन प्रोग्राम और मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए गए। और इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया गया। तो वहीं एसएसबी के चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवाई भी दी गई। आज ग्राम दमगढ़ा के अंदर भारत सरकार के सौजन्य से सामाजिक चेतना अभियान के तहत नशा मुक्ति के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया। इसके अलावा एक मेडिकल कैंप भी लगाया, जिसके अंदर निःशुल्क दवाएं बांटी गई। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि बॉर्डर एरियाज में जो नशे की बहुत ज्यादा बढ़त हुई है,
हमारी जो यूथ है वो नशे के लत कई लोग शिकार हुए हैं, उसी के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना और नुक्कड़ नाटक जो ऑर्गेनाइज किया गया। ऋषिकेश एम्स में एलाइड हेल्थ साइंसेज के छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आपको बता दें कि धरने के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि एम्स प्रशासन उनके धरने में बार बार बाधा डाल रहा है और धरना स्थल पर एम्स प्रशासन ने जमीन पर पानी डालकर गीला कर दिया। छात्रों ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। छात्रों ने बताया कि भुवनेश्वर एम्स में एलाइड हेल्थ साइंसेज के छात्रों को 11 कोर्स में जो है स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन ऋषिकेश एम्स में यह व्यवस्था नहीं है। इसलिए एलाइड हेल्थ साइंस के 47 छात्र अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाए रखने के लिए नगर निगम रोजाना घरों से कूड़ा उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कूड़ा उठान का शुल्क नहीं देने वालों पर कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने महिला समूहों से उन मकान मालिकों की सूची मांगी है। इस बात को लेकर रात देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जो लोग कूड़ा उठान के सामान्य शुल्क को देने में आनाकानी कर रहे हैं, वहां पर निगम की टीम भेजकर उन्हें समझाने की कार्रवाई कर रहा है। तो वही साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो शुल्क देने के लिए नहीं मानते हैं तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कि हमारे 47 वार्ड्स में वाटर ग्रेस कंपनी के द्वारा डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा था। इसमें यूजर चार्ज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें तत्कालीन प्रशासक महोदया के निर्देशों के क्रम में महिला समूहों को वार्ड आवंटित किए गए थे। अभी तक 38 वार्ड आवंटित किए जा चुके हैं। महिलाओं के द्वारा उसमें घर घर जाकर यूजर चार्ज कलेक्शन किया जा रहा है। कुछ वार्ड्स में ऐसा इश्यू आ रहा है कि लोग यूजर चार्ज देने में आनाकानी कर रहे हैं अथवा वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते खबरों की ओर। कोटद्वार स्थित बाबा सिद्धबली का 3 दिवसीय धार्मिक वार्षिक अनुष्ठान विधि विधान के साथ शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से
कोटद्वार पहुंचते हैं और इस साल अनुष्ठान अपने 25वें वर्ष में पहुंच गया है और इन 25 वर्षों में मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए उद्योगपति अनिल कंसल अपनी और निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी करवाते हैं। देखो 2002 में हमने ये शुरू किया था। उस समय हमने कहा था कि मका हनुमान जयंती मनाते हैं हम यहाँ। फिर हमने यहाँ पर सिद्ध बली बाबा का मेला शुरू किया था। उस समय कुछ भी नहीं था 2002 में। आज 25 साल में मंदिर ने भव्य रूप ले लिया है और 3 दिन का जो मेला है ये, इसमें लाखों आदमी आते हैं और वे आदमी आते हैं जिनकी कि जो भी मांगता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसीलिए आदमी यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं ज्यादा। 3 दिन तक यज्ञ चलता है, 3 दिन तक भंडारा चलता है। और वहीं प्रयागराज में साल 2025 में महाकुंभ मेला लगने वाला है। पूरे 12 साल बाद ये महाकुंभ मेला लग रहा है और ऐसे में कोटद्वार सहित यहां देश के कोने कोने से साधु संत अभी से पहुंचने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि महाकुंभ में स्नान करने से लोगों को कई गुना लाभ भी मिल सकता है। कुंभ मेले का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान। क्या क्या रहता है शाही स्नान में खास? शाही स्नान में साधु संतों के ढोल नगाड़े और तलवारबाजी, लाठीबाजी, जितने भी कर्तव्य है सब दिखाएंगे। हमें बहुत बड़े बेसब्री से इंतजार है और जून अखाड़े से हैं हम और सभी साधु संत महात्मा पहुंचने का कष्ट करें। तो क्या क्या रहता है खास शाही स्नान में? शाही स्नान में यही है कि बड़े बड़े मूर्तियों के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं के दर्शन होते हैं और ज्ञान प्राप्त होता है। स्नान करेगा, ये स्नान बच्चा बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं सब। हाँ, सभी जाएंगे, इतना भी हमारा नाथ परिवार है चंडीगढ़ से। क्या क्या होता है शाही स्नान में? शाही स्नान 4 बजे का होता है हमारा। हाँ, क्या खास रहता है इसमें? खास ये रहता है, हम भभूति वाले बाबा है। आज स्नान करके पूरे शरीर पे भभूति लगाएंगे। उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी आलोक पांडे ने भू कानून को लेकर बैठक की और बैठक में वक्ताओं ने कहा है कि गौचर और पनघट की भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए और राज्य में बीते पीढ़ियों से 3 पीढ़ियों से निवास कर रहे लोगों के कब्जे में चली आ रही बेनाप भूमि उनके नाम करने का कानून बनाने की सलाह दी गई। तो वहीं जिलाधिकारी ने राज्य में भूमि खरीद फरोख्त का प्रभारी सिस्टम बनाने पर जोर दिया ताकि बाहरी लोगों द्वारा खरीदी की गई और भूमि खरीदार का रिकॉर्ड सभी जिलों को तुरंत मिले। जी ने गैसीड में एक बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि हर जगह परगने में एसडीएम बैठक करे और जिले में बैठक करे, तो हमारे वहाँ एसडीएम ने बैठक की। यहाँ पे एक बैठक का आयोजन हुआ है अल्मोड़ा में, इसमें मैं खुद भी शामिल हुआ डीएम के रूप में, हमारे एसडीएम है और बड़ी संख्या में लोग भी आए हैं, विद्वान अधिवक्ता कर आए हैं, कुछ प्रभावित लोग भी आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। भू कानून एक सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए, जिसमें हमारे ग्रामीण परिवेश बच सके, जहाँ पर हमारा आने वाला भविष्य बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। गोल खाते की जो जमीनें हैं उसको हटा के एकल किया जाए, या जो कई सालों से जो जिस जमीन पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके नाम पर वो जमीन बंदोबस्ती के आधार पर किया जाए। मेरे जो जमीन में कब्जा हो रहा है, हम बाहर गए थे और मेरे 5 लड़कियां वही जमीन में पले थे
और मेरी जमीन में कब्जा कर दिया, बाहर वालों को दे दिया बिगर पूछे हुए। और आज मेरे को कोई पता नहीं चला, जब मैं घर आई तब मेरे को पता चला कि मेरी जमीन में, बहुत सारी जमीनों में इन्होंने कब्जा करके बाहर वालों को दे रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।